Hello aspirants, welcome to Easy as by the Hindu analysis. Today the date is 10th June, so let's get started. फर्स्ट न्यूज़ इज विद रिस्पेक्ट टू दिस मणिपुर और इसमें मैंने आपको कल पूरा डिटेल में बताया था। उसमें मैंने आपसे कहा था दैट 2008 में यहाँ पर कुकी मिलिटेंट्स के बीच और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था विच वॉज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगी कुकी ग्रुप के थ्रू और ये लोग भी वायलेंस नहीं करेंगे। ओके उसके बाद फिर मिताइस की तरफ से जो उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रेडिकल, उसने क्या डिमांड किया था? उसने जितनी डिमांड्स की थी उसमें से एक डिमांड ये थी दैट सस्पेंड दिस SOO एग्रीमेंट, राइट। तो यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री इनके साथ फिर से डिस्कशन कर रही है, कुछ ग्राउंड रूल्स में चेंज करना चाहते हैं ताकि अलाउ किया जाए कि नेशनल हाईवे को ओपन किया जाए, आप अपने वेपन सरेंडर कीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर दो ही ऑप्शन है इस वक्त गवर्नमेंट के पास, सबसे पहला वेपन्स को सरेंडर कराया जाए ताकि वायलेंस बंद हो, और उसके बाद फिर कैसे एक अच्छी गवर्नमेंट बनाई जाए जो सारे ग्रुप्स को साथ में लेके सिविल सोसाइटी की मदद से एटलीस्ट एक वर्किंग ग्रुप तो बनाया जाए जो प्रेसिडेंट रूल हटाने के बाद उसको एटलीस्ट टेक ओवर करे इलेक्शंस होने तक। ओके तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है इनके थ्रू कि आप एटलीस्ट नेशनल हाईवेज़ को ओपन करें और दूसरा आप वेपन्स को सरेंडर करें। ओके और दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बोली है जो शायद पसंद नहीं आएगी इनको इतनी ज़्यादा, आप शट डाउन कीजिए अपने कैंप्स को या फिर रीलोकेट कर दीजिए टू दी मिताई इनहेबिटेड एरियाज़। ओके मगर ऑब्वियसली बात है ये डील इतनी आसानी से नहीं होने वाली है, ये लोग दोबारा इस पर मिलेंगे, नेक्स्ट वीक दोबारा बात करेंगे। बट अल्टीमेटली मिताइस की जो डिमांड है दैट दिस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट दिस हैज़ टू गो एंड कुकीज़ को पूरी तरीके से यहाँ से शिफ्ट किया जाए कहीं और। चलो वो अभी हमने कल उसकी बात कर ली थी। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, तो हमने सर्कुलर इकोनॉमी पे ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में सेशन किया हुआ है ऑन सर्कुलर इकोनॉमी और उसमें ये सारी चीज़ें हमने देखी है। बट ये जो ई वेस्ट रिसाइकल पार्क बनाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं, इनके तीन फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट इज़ आप ई वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हो तो आप लैंडफिल्स बनने से अवॉइड कर पाओगे, राइट, कूड़े के पहाड़ जिनको बोलते हैं, क्योंकि इन लैंडफिल्स में केमिकल्स भी होते हैं। फिर कई बार फायर के इंसिडेंट हो जाते हैं जब ज़्यादा गर्मी होती है और उस वजह से फिर यहाँ की जो एयर पॉल्यूशन है वो और ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं लैंडफिल्स को अवॉइड करने के लिए भी और एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी हमें क्या ज़रूरत है, इस तरीके के ई वेस्ट या तो रिसाइकलिंग प्लांट लगाइए या फिर वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट लगाइए। अब वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट जब हम लोग लगाते हैं या रिसाइकलिंग पार्क लगाते हैं, दोनों ही से एक बेनिफिट और निकल के आता है दैट इज़ रेवेन्यू। जैसे डिस्कार्डेड मोबाइल होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, इनके अंदर से काफ़ी सारे मेटल्स रिट्रीव किए जाते हैं। ओके तो वो एक रेवेन्यू का सोर्स बनता है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जब हम वेस्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए वो भी एक रेवेन्यू का सोर्स बनता है। उसके साथ साथ ये काफ़ी सारी ग्रीन जॉब्स क्रिएट करता है। जैसे रिसाइकलिंग प्लांट्स है तो इसके जो मेटल्स वगैरह होते हैं लैपटॉप्स में या अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल्स में, इनको रिट्रीव करना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए आपको अच्छी खासी स्किल्स चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर ये सेक्टर बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, जिनको हम रेडी वाला कहते हैं, कचरे वाला, सॉरी दैट रद्दी वाला, कबाड़ी वाला, राइट। तो इस तरीके की जॉब्स क्रिएट होंगी, बट ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग उनको वेल स्किल करें ताकि जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनमें लगे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स उनमें यूज़ हुए हैं सर्किट वगैरह बनाने में, उनको प्रॉपर तरीके से रिट्रीव किया जाए और दोबारा न्यू वाले इक्विपमेंट्स बनाने में यूज़ किया जाए और वही बनेगा हमारा सर्कुलर इकॉनमी। ओके तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये सब चीज़ें हमने वहाँ सर्कुलर इकॉनमी वाले वीडियो में देख ली थी। अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास आज तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पे हमें बात करनी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त जितनी वाटर स्कैरसिटी हो रही है सभी जगह पर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ही एनकरेज किया जा रहा है, जिसमें हमने कहा था खेत में तालाब, इस तरीके की सरकार एक स्कीम लेके आई थी। उसका यही मोटिव था कि हमें खेतों में ही इस तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए सिस्टम्स बनाने होंगे। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। तो ये जयपुर के पास एक गांव में किया जा रहा है एक NGO की मदद से, ताकि यहाँ पर वो वाटर इकट्ठा होगा तो कम से कम इतना है कि बरसात में तो चलो रेनफॉल के थ्रू तो जो फसल निकालनी डायरेक्ट निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर स्टोर होगा उससे जो नेक्स्ट फसल होगी सेकेंड सीजन ऑफ द ईयर, उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है।
और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे यहाँ भी, मध्य प्रदेश है, भोपाल के पास जो गांव वगैरह हैं वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ आप एक केस स्टडी के थ्रू लिख सकते हो या एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे, दैट 50 साइंटिफिकली डिजाइंड एंड क्लाइमेट रेजिलियंट फार्म पॉन्ड्स एट कुकास विलेज ऑफ जयपुर। क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये है, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, वी एक्सट्रैक्ट मोर एटलीस्ट 2 टाइम्स द वाटर रिचार्ज थ्रू रेन एवरी ईयर। ज़मीन में जितना पानी जा रहा है उससे ऑलमोस्ट डबल स्पीड से हम लोग उतना पानी बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस इनिशिएटिव में इन्होंने क्या किया, दे हैव कंस्ट्रक्टेड 10 फुट डीप प्लास्टिक लाइन पॉन्ड्स ऑन 5% ऑफ ईच फार्मर्स लैंड री इन्फोर्स विद दी फेंसिंग। ओके, तो इस तरह के इनिशिएटिव्स किए जा सकते हैं। ये कहलाता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मेकिंग द एग्रीकल्चर। क्योंकि अगर सेंट्रलाइज वे में तो फिर वो बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाना, फिर उनका जेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्ट भी आती है। बट इस तरीके के यहाँ पे जो छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज वे है वो एग्रीकल्चर को एटलीस्ट आज जो क्लाइमेट जितना चेंज हो रहा है उसके सामने थोड़ा तो ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर को। ओके, एंड पूरी तरीके से हम लोग सिर्फ रेनफॉल पे ही डिपेंड नहीं रहे हैं, क्योंकि सीजनल में रेनफॉल वेरिएबिलिटी की वजह से काफ़ी लॉस होता है। The ponds are designed to capture the rainwater, ensuring year-round irrigation for rabi as well as kharif crops and enabling the return of sustainable lives. Okay, so it's just एक example था। Okay, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पहले यूपीएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देयर वॉज इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन, उसके कई रीजंस थे। जैसे अगर हम कुछ रीज़न सोचें कि क्यों फेमिनाइजेशन बढ़ रहा है एग्रीकल्चर का, तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, मैं हाईटेक कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे आप स्मॉल टाउन्स में, विलेज के अराउंड देख सकते हो, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लग जाती हैं। कोई थ्रेशर बना रहा है, कोई एग्रीकल्चर के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बना रहा है। ओके, कोई पेवर ब्लॉक्स बना रहा है जो फुटपाथ पे लगते हैं। ये बहुत छोटी छोटी है, ये गांव के आसपास ही होती है। तो मैन क्या करता है, वो माइग्रेट कर जाता है इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो एटलीस्ट जो 1 या 2 एकड़ वाले फार्मर्स हैं वो यहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, और फिर एग्रीकल्चर का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वेमेन को विलेजेस में। लेकिन वेमेन के साथ 2 इशू आता है कि उसको केयर इकॉनमी में भी पार्ट देना है, दैट इज़ घर में घर के काम करना, बच्चों को रेस करना, और दूसरा कि फिर उस पर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी आ जाती है एग्रीकल्चर की, कि अगर 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन है तो वो भी वुमेन को ही देखना है। राइट, दिस इज़ वन थिंग। इसके अलावा अब जैसे अगर हम ऐसी फैमिली को कंसिडर करें जिसके पास कोई लैंड ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि जो मैन होगा वो अर्बन सिटी चला जाएगा। आप जैसे दिल्ली वगैरह में देखते हो अपने आसपास ऑटो वाले, टेम्पो वाले, मैन मूव्स टू दी अर्बन सिटीज़, और फिर जो विमेन है वो वहाँ पर अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या करेगी, वो सिर्फ इसकी इनकम पे तो डिपेंड नहीं हो सकती। सो व्हाट शी विल डू इज़ कि वो फिर एज अ लेबर काम करना शुरू कर देती हैं दूसरों के खेतों में। राइट, मतलब जो लेबर फोर्स भी है विलेज में, जैसे सीजनल टाइम पे जब जो वर्क मिलता है, या मनरेगा में भी चलो मान लेते हैं, ठीक है, तो वो फिर विमेन वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, वाइल मैन मूव टू दी अर्बन सिटीज़। राइट, तो ये कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से फेमिनाइजेशन बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर में। बट उसके साथ फिर एक सबसे बड़े चैलेंजेस जो निकल के आते हैं, फर्स्ट है कि लैंड होल्डिंग उनके नाम पे नहीं होती। ओके, और लैंड होल्डिंग ना होने की वजह से वो लोन मिलना उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और लोन यानी कि अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो फिर अपनी यहाँ पर मैकेनाइजेशन अवेल नहीं कर सकती। जैसे अभी सरकार क्या कर रही है, सोलार पंप्स वगैरह पे 80% तक सब्सिडी दे रही है। ठीक, उसमें आपके लैंड वगैरह की पूरी डिटेल्स लगती हैं, बट वो वेमेन के नाम पर होता नहीं है। ओके, तो लैंड होल्डिंग्स हमें क्या करनी है, विमेन के नाम में इंक्रीज करनी है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड इज़ उन्हें उतना ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ पता नहीं होता है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको बड़ा कर लूँ थोड़ा। उतना ज़्यादा उन्हें टेक्नोलॉजी वगैरह आती नहीं है। जैसे सोलार पंप्स की अगर आप बात करें तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा, फिर उसमें बहुत सी चीज़ें लगती हैं, आपके आधार से लेके तो आपका खसरा नंबर होता है जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड की एग्जैक्ट GPS लोकेशन बताता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें, तो हमारी जो विमेन हैं वो उतनी ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दी जाती है सीजनल एग्रीकल्चर क्रॉप, कब सीड्स सो करने हैं आपको, कब उनको टाइम पे क्या क्या करना है, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी विमेन में नहीं होती है, इसलिए फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक प्रॉब्लम बनता है। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले मेंशन की है इन्होंने, दैट इज़
26 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वेमेन फार्मर। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि इस बार आपको जो क्वेश्चन भी आया था वो भी इसी तरीके का आया था। ओके, तो हम 23 से देख लेते हैं। 23 तो काफ़ी फेमस ईयर रहा फॉर मिलेट्स, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ईयर एक ही चीज़ को डेडिकेट हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और 23 का अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेट्स के साथ साथ एक और चीज़ के लिए माना गया था, ये वो था डायलॉग एज अ गारंटी फॉर पीस, ठीक है। तो इन दोनों के लिए इट वाज यूएन ईयर डिक्लेयर किया गया था। 2024 की अगर बात करें तो ये डिक्लेयर किया गया था कैमलाइट्स के लिए। 2025 ये 4 के लिए इनफैक्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमने पहले भी एक एडिटोरियल देखा था, दैट इज ग्लेशियर प्रिजर्वेशन एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ ऑल्सो कोऑपरेटिव्स। ओके, एंड थर्ड वन इज क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों के लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा पीस एंड ट्रस्ट के लिए भी इसको डिक्लेयर किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी की जो 3 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं 2026 में। ओके, 26 को भी मल्टीपल इश्यूज़ के लिए डिक्लेयर किया गया। सबसे पहला है आपका रेंज लैंड एंड पैस्चुरलिस्ट के लिए, जो गाय भैंसे चराने वाले लोग होते हैं, ठीक है, द शेफर्ड्स एंड द हर्डर्स, ये पैस्चुरलिस्ट के लिए। एंड सेकेंडली डिक्लेयर किया गया फॉर द वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड थर्ड डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर फॉर वेमेन फार्मर्स, जिस पे बेस्ड ये आर्टिकल आया है। ओके, तो ये चीज़ें याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया वो भी इसी तरीके का आया जिसने यहाँ पे आपसे पूछा गया। एंड सेम चीज़ ही कि अगर इस पे कल को क्वेश्चन आता है, सपोज ग्लेशियर पे क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ें ही आपको या तो कंक्लूजन में यूज़ करोगे या फिर अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करोगे, लेकिन करनी पड़ेगी। अच्छा, आगे के भी बता दूँ क्या? 26 तक की बात ठीक है, क्योंकि कई बार आगे के भी पूछ लेता है। 27 का अगर आप देखेंगे तो ये है सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज़्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो रहा है उन माउंटेनस सिटीज़ में, और उस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर बहुत ही अनसस्टेनेबल हो गया है, उतना क्राउड मैनेज नहीं हो रहा है, होटल्स फिल हैं पूरे, तो आपको और ज़्यादा होटल्स बनाने पड़ते हैं, आपको रोड्स और ब्रॉड करनी पड़ती है, फिर आप पेड़ों को काटोगे, आप माउंटेन्स को और ब्रेक करोगे, फिर लैंडस्लाइड जैसे इंसिडेंट्स होते हैं। ओके, सो 27 विल बी दी सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज़्म के लिए डिक्लेयर किया गया है। ओके, चलो अब हम आते हैं इस आर्टिकल पे। आखिर इस आर्टिकल में ये किन चीज़ों की बातें कर रहे हैं? ये एक्चुअली इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे कुछ एक प्रोजेक्ट चलाया था इनैक्ट नाम से, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में इन्होंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं फीमेल के रिस्पेक्ट में एंड एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में। 2026 इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मिंग, दैट इज़ वन थिंग जो आपको अपने नोट्स में लिखना है। द रेजोल्यूशन सेलिब्रेट्स द एसेंशियल रोल ऑफ वुमेन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर वाइल रेजिंग अवेयरनेस ऑफ देयर चैलेंजेस विच इंक्लूड प्रॉपर्टी राइट एज वेल एज मार्केट एक्सेस। ये 2 सबसे बड़े चैलेंज निकल के आते हैं जब वुमेन एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फर्स्ट इज़ प्रॉपर्टी राइट, उसके नाम पे नहीं है, एंड सेकंड इज़ मार्केट एक्सेस, उसके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस। मेल तो फिर भी चलो जाके मंडी में जाके और संभाल लेता है, विमेन का वहाँ जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें समझना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अकेले विमेन को करना बहुत न्यू चैलेंजेस लेके आता है एग्रीकल्चर में। हमें क्या ज़रूरत है? इन्होंने जो इनके प्रोजेक्ट में जो एम रखे ना, बस वही हमारे भी गोल हैं। फर्स्ट इज़ वी वांट टू एम्पावर द स्मॉल होल्डर फार्मर्स, particularly women, to access the climate related information and make informed decisions to enhance their resilience। अब ये इन लोगों के लिए कहना ठीक है कि इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होता वुमेन के पास, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्म डिसीजन क्या है, एक विलेज है पूरा, उसमें लोग जब कर रहे हैं, जैसे जो जिसने भी सीट शो किया तो बाकी लोग भी उसी टाइम उसके आसपास ही करने लगते हैं 5-10 दिन के गैप से, ओके। बट ठीक है, फिर भी वो लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ वी नीड टू एम्पावर द स्मॉल होल्डर फार्मर्स पर्टिकुलरली विमेन। सेकंड इज़ टू एक्सेस द क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन टू एनहांस देयर रेजिलियंस। Third is promote self-sufficiency in food production and strengthen the women rights and their role in the food production, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने एम रखे थे अपने प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट इज
अब ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई इज मेड पॉसिबल बाय कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विमेन। वर्ल्ड में जो नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई आ रहा है वो विमेन के कॉन्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। अगर कंट्री वाइज देखोगे तो 60 to 80% ऑफ फूड प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑलमोस्ट 39% ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन साउथ एशिया। तो आप अगर विलेजेस में आप जाके देखेंगे तो एटलीस्ट 40% जो लेबर्स हैं आपको काम करती हुई दिखेंगी फार्म में। जैसे जब धान की कटाई वगैरह होती है तो मोस्टली विमेन ही होती है। ओके, दिस हाईलाइट द वाइटल रोल ऑफ वेमेन इन एग्रीकल्चर हु फेस बैरियर्स एंड इनइक्वालिटीज। तो ये आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए याद रख लीजिएगा कि विमेन का रोल बहुत ज़्यादा है एज अ फार्मर भी और एज अ लेबर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब आते हैं हम इंडिया की बात में। सो फर्स्ट थिंग इज कि परसेंटेज ऑफ वेमेन हु ओन एग्रीकल्चर लैंड इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ मैन। तो ये तो फैक्ट है हमारे इंडिया का, ठीक है। और विमेन के नाम में नहीं होते हैं एग्रीकल्चर लैंड, जनरली मेल मेंबर के नाम में ही होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव विमेन आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड ओनली 14% लैंड ओनर्स आर विमेन। ऑलमोस्ट 80% जो विमेन रह रही हैं विलेज में दे आर डूइंग एग्रीकल्चर वर्क, लेकिन सिर्फ 14% के नाम पर ही लैंड रजिस्टर होता है। Lack of land ownership makes it difficult to obtain credit and limit their access to financial institution। अब देखिए ये बातें अगेन ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें ट्रू है, बट दी फैक्ट इज़ कि आपको एग्ज़ाम में लिखना तो पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हस्बैंड के नाम में भी एग्रीकल्चर है, हस्बैंड मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है और वाइफ एग्रीकल्चर सेक्टर देख रही है, तो ऐसा नहीं है कि लोन नहीं ले पाएगा, ठीक है, वो ले देगा, डेफिनेटली ले देगा, बट फिर भी लिखना होता है, या उन विमेन के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट लिखना पड़ता है जो सिंगल हैं या हस्बैंड नहीं है या हु डाइड या वॉट एवर। ओके, सो दिस लैक ऑफ लैंड ओनरशिप मेक्स इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन क्रेडिट एंड लिमिट देयर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Women have more limited access to technology such as mobile phone. Now this is the problem, ठीक है। सभी विमेन के पास विलेजेस में मोबाइल हो आजकल है, ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट मेजॉरिटी के पास है, बट कईयों के पास नहीं भी। और आजकल ये जो OTP का सिस्टम आया है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो फिर अगर हस्बैंड बाहर है सपोज, तो फिर वो कॉल करो, OTP लो, वो सब सारी चीज़ें होती है। तो हाँ, विमेन का टेक्नोलॉजिकली उतना एम्पावरमेंट नहीं है विलेजेस में। These obstacles hinder investment, technology adoption, and improvement in livelihood. While microfinance and self-help groups provide some access, ये सब बनाया है सरकार ने माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप, बट सच लोन्स आर ऑफन इनसफिशिएंट फॉर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है वो आएगा आपका 5-5.5 लाख का, एंड आपको जो छोटा मोटा लोन मिल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो सफिशिएंट नहीं है कि आप कैपिटल इन्वेस्ट कर लो एग्रीकल्चर में या मैकेनाइजेशन कर लो। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना अपग्रेड द स्किल्स एंड इंक्रीज द रिसोर्स एक्सेस फॉर वेमेन, वाइल सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ऑफर 50 to 80% सब्सिडीज फॉर मशीनरी। ये वो है जो मैं आपको बता रहा था, सोलार पंप्स पे गवर्नमेंट 80% सब्सिडी जो देती है। तो ये जो सब मिशन है इसके अंडर में, ये एटलीस्ट मशीनरी अफोर्डेबल बनाने के लिए काम करता है। एडिशनली 30% ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बजट इज एलोकेटेड फॉर वेमेन फार्मर्स। बट अगेन ये इतना सिंपल पिक्चर नहीं है जितना यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज द रियलिटी इज़, अगर हम अपने स्टेट की बात करें, 2017-18 में फॉर्म्स फिल करवाए गए थे कि आपको सोलर पंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, एंड वी आर इन 2025। ओके, अभी तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है, और वो इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार या दूसरी सरकारें भी ले लीजिए, ये जो स्कीम लेके आए हैं विमेन को सपोर्ट देंगे 1000 2000, ठीक है, उस वजह से अच्छी अच्छी सरकारों का बजट हिला हुआ है। ओके, तो वो अनाउंस तो करती हैं इस तरह की स्कीम, रजिस्ट्रेशन भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद होता यही है कि जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें से हार्डली कहीं 5% फार्मर्स को मिला है, कहीं 10%, कहीं 20% को, सबको नहीं मिल पाया क्योंकि गवर्नमेंट्स ने अपने बजट को डिस्टर्ब कर रखा है फ्रीबीज के चक्कर में। Climate change disproportionately affect the women farmers by increasing their domestic responsibilities and elevating their exposure to agriculture risk। ये इस पर्सपेक्टिव में कहा है क्योंकि अगर समर्स वगैरह ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर यूसेज और ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं आपकी, और इसमें फिर गांव में सबके यहाँ पर टैप वाटर तो है नहीं, और कई जगहों पे विमेंस को बाहर से भी कैरी करके लाना पड़ता है वाटर। तो फिर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी और ज़्यादा हो रही है, उसमें विमेन की जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको नीचे लिख के दी है पॉइंट वाइज, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी।
कंबाइनिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज, डाइवर्सिफिकेशन थ्रू फार्म बेस्ड लाइवलीहुड, जैसे हमने वो एक एग्जांपल देखा था ना उड़ीसा का 2-4 दिन पहले ही न्यूज़ डिस्कशन में, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि स्पेशल वैरायटी का मैंगो ग्रो किया है जो डायरेक्ट इटली एक्सपोर्ट होता है फॉर एज हाई एज 2.5 लाख पर केजी। ओके, कंबाइनिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज, जो उस केस में भी वहाँ पर एक प्राइवेट एनजीओ ने मदद की थी। डाइवर्सिफिकेशन थ्रू फार्म बेस्ड लाइवलीहुड्स, सिर्फ सोयाबीन गेहूं पे डिपेंड मत रहो, ये वाले मैंगो उगाओ, इनकी डिमांड है। इन्फॉर्मेशन एंड वेदर एडवाइजरीज, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड सोशल बिहेवियर चेंज इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी अगर विमेन फार्मर के लिए कुछ अच्छा करना है। प्रमोशन ऑफ फ्लड रेजिस्टेंट राइस वेराइटीज़, स्पेशली इन ईस्ट इंडिया जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा है, फ्लड आते हैं और डिस्ट्रॉय होती है राइस, तो हमें फ्लड रेजिस्टेंट राइस वेराइटीज़ लानी होंगी। लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट लिंकेजेस टू मिटिगेट क्रॉप डैमेज फ्रॉम फ्लडिंग एंड प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ न्यूट्रल्स लोकल वेराइटीज़। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है ये आप एज इट इज़ याद रखिएगा, इसको हम यूज़ करेंगे। वी हैव अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू मार्क 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ women farmer to promote the resilient agricultural development and gender equality by recognizing, supporting and enhancing the role of women in ensuring food security, fostering economic prosperity and promoting sustainability। ये सीधे सीधे हमारा कंक्लूजन बनेगा जब भी हमारा आंसर होगा women farmers के रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे आपको पूरे नोट्स दिए हुए हैं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट काम का पॉइंट लगे उसको अपने नोट्स में लिखना, बाकी छोड़ देना। फॉरेन एड एंड फाइनेंशियल वोज, ये सिर्फ उसी रिस्पेक्ट में दैट महाराष्ट्र को अभी अलाउ कर दिया गया है कि आप फॉरेन एड ले सकते हैं अपने यहाँ डिज़ास्टर जो हुआ है अभी, ठीक है। जबकि यहाँ पर सेम डिज़ास्टर जब केरल में हुआ था तो वहाँ पे फॉरेन एड सेंटर ने अलाउड नहीं किया था, क्योंकि इसके लिए सेंटर की मर्जी ज़रूरी है। अब उसमें फिर राइट विंग ने, जो सरकार की आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है बीजेपी की, उन्होंने ये किया कि इसमें ना ये टेररिस्ट और इस्लामिक कन्वर्जन के लिए यूएई से फंड आता है इनको, ठीक है, तो ये इनको अलाउ मत करो। बट महाराष्ट्र को फॉरेन एड अलाउ कर दिया इस बार आपने। द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑफ महाराष्ट्र हैड बीन अलाउड टू रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। Okay, this is a discrimination against southern state by center, that is center had declined in Kerala गवर्नमेंट प्ली फॉर एक्सेप्टिंग फॉरेन एड इन डेज फॉलोइंग 2018 फ्लड्स। जब फ्लड आए थे तब केरल को अलाउ नहीं किया गया था। सो ये दिखाता है कहीं ना कहीं पार्टिसनशिप, यानी कि पॉलिटिक्स से आपके डिसीजन मोटिवेटेड है रादर देन ह्यूमैनिटेरियन। ओके, तो ये सिर्फ आप एक फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज़ करना, दैट सेंटर शुड नॉट हैव दिस पार्टिसन एटीट्यूड। ड्रोन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पूरे वर्ल्ड ओवर वॉर को बदल के रखा हुआ है। ये इन्होंने दिखा दिया है कि इनका रोल वॉर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक टाइम जब बनाए जा रहे थे तब लोगों ने सोचा था सिविलियन लाइफ कितनी इजी कर देंगे। जैसे अभी बेंगलोर ने जेप्टो वालों ने ड्रोन्स के थ्रू अपना फूड डिलीवर किया ऑलमोस्ट या 10th या 20th फ्लोर पे। ओके, तो ये सिविलियन यूज़ में बहुत अच्छे होंगे, ये सोच के इनको बढ़ाया गया था। बट फिर देखा गया कि आपने ड्वेल यूज़ टाइप की चीज़ें बना रखी हैं, इनको बहुत ईजिली सिविलियन से फॉर मिलिट्री पर्पस यूज़ किया जा सकता है। राइट, आज यूक्रेन की वॉर ले लीजिए या फिर इंडिया पाकिस्तान की देख लीजिए या फिर जो गाज़ा में हो रही है वो देख लीजिए, ड्रोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन दी वॉरफेयर। और इसलिए हम लोग बार बार कहते थे कि वॉरफेयर का जो तरीका है वो वैसा नहीं होगा जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, आई डिफरेंट होगा। इनफैक्ट जब से ड्रोन अटैक हुआ है रशिया पे, रशिया ने बहुत बम्बार्डमेंट शुरू की है यूक्रेन में। इवन उनकी कैपिटल कीव, अभी आज ही की न्यूज़ है, कीव में उन्होंने एक हॉस्पिटल पे ही हिट कर दिया है। ओके, सो ऑपरेशन सिंदूर, इंडियाज़ यूज़ ऑफ यूएवी इन एक्टिव कॉम्बैट रिप्रेजेंटेड टैक्टिकल शिफ्ट इन मिलिट्री डॉक्ट्रिन। और ये सिर्फ इंडिया के रिस्पेक्ट में ही नहीं, हर जगह पर एक टैक्टिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है विथ यूज़ ऑफ यूएवीज। यूक्रेन ने जो ऑपरेशन किया उसका नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ठीक है। तो पहले तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, इंडिया ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर नाम था वो तो पता ही होगा, एंड दिस वॉज ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इन्होंने यहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज अनमैन्ड सिस्टम यूज़ किए फॉर इट्स स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट। तो अब पहला कंसर्न क्या बन के आ रहा है वर्ल्ड के लिए, दैट इट इज़ ब्लरिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिट्री ग्रेड एंड कमर्शियल टेक्नोलॉजीज़। ये इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया। आप किसी भी कमर्शियल यूज़ वाले ड्रोन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो मिलिट्री ग्रेड बनाने के लिए।
इनका यूज़ सबसे पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था नगोर्नो काराबख्श वॉर 2020 में, जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई थी। इट वॉज द फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हाउ ड्रोन्स कैन चेंज द नेचर ऑफ एरियल वॉरफेयर विद न्यू कैपेबिलिटीज़। और यहाँ पर ये जो अजरबैजान था इसने यूज़ किए थे इजरायली मेड हारूब ड्रोन्स। अब कई बार आपको ये भी पूछा जाएगा, कई बार ड्रोन्स के पहले क्वेश्चन पूछे गए ना PYQs वगैरह, मिसाइल्स वगैरह किस कंट्री की है, उसी तरीके से याद रखिएगा जब बात आती है हारूब ड्रोन्स की, दे आर इजरायली मेड। ओके, और इन्होंने ही अजरबैजान की सबसे ज़्यादा मदद की थी इस जंग को जीतने में। अब इसी में एक और चीज़ आती है कि 3D प्रिंटिंग। मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, ठीक है। अब ये जो 3D प्रिंटिंग है इसका एक सबसे एग्जांपल मैंने आपको कराया था बेंगलोर में। बेंगलुरु में हमने क्या किया है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया है, ठीक है। 4D प्रिंटिंग इज़ लाइक जहाँ पर ये जो एडिसिव्स हैं जिनसे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड हो रही है चीज़, ये अपने आप क्लाइमेट और यूज़ के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं। ओके, आपकी बालकनी इस तरफ है, आपकी बालकनी उस तरफ हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन विंटर्स है कि समर्स हैं। ओके, दैट इज़ 4D, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे उसको, बट अभी के लिए जान लो 3D स्टैटिक स्ट्रक्चर, 4D ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बना के देगा आपको। तो इन म्यांमार ऑल्सो रेबेल ग्रुप्स हैव आर डिप्लॉइंग 3D प्रिंटेड ड्रोन्स अगेंस्ट ए बेटर इक्विप्ड मिलिट्री लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। अब यहाँ पे जो रेबेल ग्रुप है वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू ड्रोन्स बना रहा है और वहाँ की जो जनता गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड कंसर्न बन के आता है। फर्स्ट कंसर्न ड्वेल यूज़, ठीक है, कमर्शियल मिलिट्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो गया है। सेकंड इज़ कि आप रोक तो लोगे लेकिन 3D प्रिंटिंग के थ्रू अगर लोग बनाना शुरू कर दें तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। दिस इज सेकंड कंसर्न। चाइना का मैंने आपको बताया था कि वो आज 5 लाख ड्रोन्स बना रहा है डेली, एवरी ईयर, और इसको बढ़ा के बहुत जल्द इस कैपेसिटी को 7 लाख कर लेगा। और चाइना ड्रोन सबसे ज़्यादा सप्लाई करने के लिए आगे रहता है पाकिस्तान को, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा। और हम लोग ड्रोन में पूरी तरीके से एज यूजुअल वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट, सो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। China already has a large and diverse fleet of unmanned system which it could provide, which provided with an edge in a potential war along the LAC, and Pakistan too has bolstered its unmanned weapons capabilities through collaboration with China and Turkey. अब पाकिस्तान भी एक चीज़ अच्छी कर रहा है उनके पर्सपेक्टिव से, हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं। वो पूरी तरीके से चाइना या टर्की पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो भी उनके साथ कोलैबोरेट करके वो तैयारी करता है कि आप हमारे यहीं पे मैन्युफैक्चर कीजिए या हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए एंड वी कैन डू इट। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड कंसर्न, चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से ड्रोन में आगे निकल रहे हैं। नेक्स्ट इज, अब इन ड्रोन को क्या इनके अगेंस्ट हम रेजिलियंस रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। इनको रोकने के तरीके क्या हैं? फर्स्ट इज़ कि इनके जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको जैम कर दिया जाए, राइट। दूसरा, हम इनको लेजर्स के थ्रू भी हिट कर सकते हैं, और या फिर आप सीधे गन्स के थ्रू इनको हिट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, you can use guns, or you can use your air defense. However, the impact of drones depend on the ability to evade or overwhelm the defense against them. अब evade करने की जो ability है ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रोन अगर अब तेज़ी से ऊपर या नीचे हो सकता है तो वो इन चीज़ों से evade भी कर सकता है। सपोज यू आर फायरिंग ए लेज़र हिट करने के लिए, अगर ये बहुत तेज़ी से अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लेता है तो फिर वो evade कर जाएगा आपके डिफेंस सिस्टम को एंड इट विल हिट यू। इंडियाज़ काउंटर ड्रोन सिस्टम इंक्लूड मल्टी लेयर्ड सेंसर्स। जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हम लोगों ने आकाश मिसाइल यूज़ की थी और उसके ऊपर फिर S-400 सिस्टम को तैयार रखा था। अगर ये चूक जाएगा तो फिर ये यूज़ करेंगे। ओके, हमने मल्टी लेयर्ड सेंसर्स वेपन्स सिस्टम डेवलप किए हुए हैं, एज वेल एज इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉफ्ट एंड हार्ड किल काउंटर UAV सिस्टम। हमने इंडिजिनसली भी बनाया है जैसे आकाश सिस्टम, और उसके बाद S-400 भी, जिसको हमने नाम दिया सुदर्शन चक्र। ड्रोन्स कैन विद एडवांस नेविगेशन स्पेशली बी मेड टू एडजस्ट फ्लाइट। अब अगर ये अपनी फ़्लाइट में ही खुद को एडजस्ट करना शुरू कर दे, AI का यूज़ कर सकता है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का यूज़ कर सकता है, देन दे कैन बी यूज टू ओवरकम द जैमिंग एज वेल एज स्पूफिंग ऑटोनोमसली। इफ इसको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप से अगर उसकी तरफ कोई खतरा आ रहा है तो AI सिस्टम, जैसे मैंने AI सैटेलाइट्स आपको कराया था, वो इसके थ्रू अपने आप अपनी ट्रैजेक्टरी को उस तरीके से मॉडिफाई कर लेगा और इवेट कर जाएगा डिफेंस सिस्टम को आपके। इसमें काफ़ी सारे काम के पॉइंट्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव, इसलिए हम इसको अच्छे से करेंगे।
By operating at low altitude, drones can exploit gaps in radar coverage and reduce the likelihood of detection. अब आपको पता है कि अगर यहाँ से हम लोग कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऊपर ज़्यादा हाइट पे देखना है तो ये इस तरीके से जाते हैं तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। अब सपोज़ कीजिए कि ये जो ड्रोन था वो इस एल्टीट्यूड पे आ रहा था, ठीक है, तो उसको सिर्फ इतने ही एरिया को इवेट करना है, राइट। तो हमेशा लो फ्लाइंग ड्रोन जो होंगे वो इवेट कर जाएंगे ईजिली रादर देन हाई फ्लाइंग, क्योंकि हाई फ्लाइंग जो होगा, लो वाले को तो सिर्फ इतने एरिया में बच के निकलना है, लेकिन हाई फ्लाइंग वाले को इतने बड़े एरिया से बच के निकलना है। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी देश के पास इतने रडार्स होंगे कि वो बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा कवर कर दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इतने रडार्स नहीं होते हैं। सो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं व्हाट दे आर डूइंग कि वो ऐसे ड्रोन्स यूज़ कर रही हैं जो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकें, बिकॉज दे कैन ईजिली एक्सप्लॉइट द गैप इन द रडार कवरेज एंड रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्शन. Some drones are designed with electronic warfare features allowing them to jam और spoof the enemy radar and communication system. अब कुछ ड्रोन इस तरीके से भी डिज़ाइन किए जा रहे हैं कि वो खुद जैम होने की बजाय सामने वाली जो रडार सिस्टम है उसी को जाम कर देते हैं, राइट, उसी को डिस्टर्ब कर देते हैं. Employing a large number of drones and decoys to fly in masses can overwhelm and confuse air defense and surveillance system. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इजराइल पे जब लॉन्च किए थे ईरान ने, तो उसने ऑलमोस्ट 7,000 ड्रोन्स लॉन्च किए थे एक साथ. क्यों किए थे? क्योंकि अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रोन्स एक साथ लॉन्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज कर देता है एयर डिफेंस सिस्टम को या सर्वेलेंस सिस्टम को कि कहाँ किसको हिट करें, ठीक है. कुछ एक होंगे जो पेनिट्रेट कर ही जाएंगे, और गिरे भी थे, इजराइल की टेरिटरी पे भी हिट किया था उन्होंने, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया था. यूक्रेन के ऑपरेशन का नाम था स्पाइडर वेब. द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट एनी ड्रोन कैन बी यूज एंड मॉडिफाइड टू बिकम एन ऑफेंसिव वेपन. अब यहाँ पे इन्होंने यही किया था, इन्होंने बहुत छोटे छोटे से ड्रोन यूज़ किए थे, ऑलमोस्ट अराउंड $250 वाले, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, छोटे मोटे काम के लिए. इन्होंने उसको मॉडिफाई किया था, कंट्रोल किया था और उन्हें यूज़ किया एज अ वेपन टू डिस्ट्रॉय द रशियन बॉम्बर्स. Coupled with the widespread use and accessibility of drones has blurred the distinction between commercial and the military grade. Okay. फिर अब यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप ये नाम याद रख लें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहीं से बन जाएगा. चाइना के ड्रोन्स के नाम हैं विंग लुंग, बहुत सारे हैं लेकिन ये मेजर हैं. ईरान के ड्रोन का नाम है शहीद, और ये ईरान के ही ड्रोन्स हैं जो रशिया इस वक्त यूक्रेन के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है. ओके, शहीद यही यूज़ हो रहे हैं. और अगर यूपीएससी को आपसे पूछना होगा तो वो आपको एक मैच करने को दे देगा कौन से ड्रोन सिस्टम किस कंट्री के हैं, और आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है. सो चाइना के ड्रोन विंगलुंग, ईरान शहीद एंड टर्की के TB2. दीज आर लो कॉस्ट एज वेल एज ड्वेल यूज टेक्नोलॉजीज. ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो रही है कि लोग 3D प्रिंटर के थ्रू बनाने लगे हैं, तो ये फिर हमारे लिए और चैलेंजेस को मल्टीप्लाई कर देता है. ये एक ऑल्टरनेटिव सोर्स बन सकता है टू मिटिगेट द मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टेज स्पेशली बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. US and UK are also exploring commercial 3D printing ventures to mass produce drone at scale. लेकिन क्योंकि ये बहुत ईजिली भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, तो इवन गवर्नमेंट US UK वो भी ये सोच रही है कि हम लोग 3D के थ्रू ही इन ड्रोन्स को बनाने पर ज़्यादा वर्क करें. गवर्नमेंट बना रही है, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, लेकिन अगर ये नॉन स्टेट एक्टर्स बनाना शुरू कर दें तो फिर दैट इज़ अ सीरियस थ्रेट. India need to prepare for the inevitability of easily weaponized commercial drones being used by terrorist organization and non-state actors against its strategic and civilian infrastructure. तो इसके लिए इंडिया को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. China's export of drones among other platforms to Pakistan add a layer of complexity to India's security challenge. China's own drone capabilities are also rapidly expanding. India needs to view the war in Ukraine, Nagorno-Karabakh and Myanmar as a cautionary tales for need to mass produce a affordable mix of drone. लेकिन हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी भी डिपेंड हैं इम्पोर्ट्स पर. Ministry of Defense need to support the defense industrial base to be able to scale production and create a surge capacity. अब ये जो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स एक बार बता दिए हैं ताकि आप इनसे थोड़ा सा फैमिलियर रहें. बाकी ड्रोन किस तरीके से वॉर के सिनेरियो को पूरा चेंज कर रहा है इस पर हम प्रॉपर सेशन करेंगे पूरा मेंस 450 में, क्योंकि 10 मार्कर में तो वो ईजिली पूछा जा सकता है. ओके, इस पॉइंट्स को देख के पैनिक मत हो, इसलिए मैंने आपसे कहा भी नहीं है कि आप इसमें से कुछ लिखो,
इसे हम तैयार करेंगे मेंस के लिए, सेपरेटली करेंगे। निकल, एक सिंपल सी बात है, आई टोल्ड यू कि आज आप लोग जो कह रहे हो कि हम लोग देखिए ईवी बना रहे हैं तो इससे हमारा क्लाइमेट अच्छा बनेगा, पॉल्यूशन कम होगा, हम लोग सोलर पैनल्स वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो इससे फ़ायदा होगा। बट द फैक्ट इज़ कि इन सब में जो यूज़ हो रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब की जो माइनिंग हो रही है एंड प्रोसेसिंग, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ओके क्योंकि यहाँ पर आप जो भी आप केमिकल्स भी यूज़ कर रहे हो इनकी माइनिंग में, आप इनकी प्रोसेसिंग में इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर रहे हो, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी कोल वगैरह से आ रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, दी ओनली थिंग जो इस सब में हो रहा है वो ये कि आपने जो पॉल्यूशन यहाँ होना था ईवी व्हीकल्स वगैरह में, ठीक है, इस पॉल्यूशन को आपने सिर्फ शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग से माइनिंग एंड प्रोसेसिंग स्टेज पर, राइट। तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स लेके आने होंगे जिससे ये माइनिंग एंड प्रोसेसिंग को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, और वैसा ही कुछ किया है यहाँ पर रिसर्चर्स ने जब उन्होंने बात की है कि हम निकल को बेटर तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड फ्रेंडली मैनर। ठीक है, निकल कई जगह यूज़ होता है आपका, आप चाहे कोई भी गैजेट उठा लीजिए, सोलर पैनल वगैरह उठा लीजिए, सब जगह यूज़ होता है। तो सस्टेनेबल मेथड टू एक्सट्रैक्ट निकल फ्रॉम लो ग्रेड और यूजिंग हाइड्रोजन प्लाज्मा इंस्टेड ऑफ कार्बन, ये सब क्या है अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग कार्बन यूज़ ना करके दे आर गोइंग टू यूज़ हाइड्रोजन प्लाज्मा। ओके, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह की जब हम बात करते हैं तो डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू सरपास 6 मिलियन टन्स अ ईयर बाय 2040। जब हम निकल की बात कर रहे हैं तो इसकी जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट 6 मिलियन टन से ज़्यादा होगी बाय 2040, क्योंकि हम सभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो हिडन एनवायरमेंटल कॉस्ट है विच इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, क्योंकि यहाँ पे भी हम निकल यूज़ करते हैं और इन निकल लिथियम इन सब को माइन करना, प्रोसेसिंग करना, ये सब एनवायरनमेंट को नुकसान ही देता है। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ दीज बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज इज निकल। अगर हम सिर्फ 1 टन निकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप करीब 20 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हो। ओके, तो फिर इसको कैसे हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर लें, राइट। ये सिर्फ एक ही काम कर रहा है, दैट इट इज शिफ्टिंग द पॉल्यूशन बर्डन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर टू द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। हम बात करते हैं डीकार्बनाइजिंग द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, तो उसे तो डीकार्बनाइज कर रहे हैं लेकिन सारा पॉल्यूशन इस स्टेज पे हो रहा है। तो इसके लिए इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, एक न्यू मेथड निकाला है जो कि 18% एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, एंड इट विल ऑल्सो कट द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय अप टू 84%। तो ये मेथड क्या है, उसके लिए पहले ये समझिए कि निकल ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन। पहले इसको कार्बन के साथ हीट किया जाता है जो रिमूव कर देता है ऑक्सीजन को और प्रोड्यूस करके देता है हमें प्योर निकल, लेकिन साथ साथ देता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन यूज़ किया, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहे हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि लेट्स रिप्लेस दिस कार्बन विद अ हाइड्रोजन एज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हम लोग को जो मिलता है वो और मिलता है, ठीक है, उसमें हार्डली कुछ परसेंट निकल होता है, हार्डली, बहुत कम, ठीक है, इधर ही कहीं मेंशन था, बहुत कम कंटेंट होता है उसमें निकल का, ओवरऑल जो और होती है उसमें। इसलिए हम लोग को क्या करना होता है, पहले उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना होता है उसमें। तो अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन अब हम यूज़ करना चाहिए हाइड्रोजन को, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। एंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज द एनर्जी सोर्स स्पेशली थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। अभी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस क्या है जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सोर्स की, तो यहाँ पर they have used hydrogen plasma, hydrogen gas when subjected to high energy electrons। जब हम हाइड्रोजन गैस की तरफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं इन एन इलेक्ट्रिक आर्क, तो दैट स्प्लिट इनटू हाई एनर्जी आयंस एंटरिंग ए प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा आपको पता है ये 4th स्टेज है, एक सॉलिड लिक्विड गैस और फिर 4th स्टेज होती है प्लाज्मा। तो यहाँ पर जब हम इस हाइड्रोजन गैस को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ लेके आ रहे हैं एक इलेक्ट्रिक आर्क में, तो वो स्प्लिट हो जाता है हाई एनर्जी आयंस में और एंटर कर जाता है अपनी प्लाज्मा स्टेज में, और इसी को हमने कहा था ऊपर हाइड्रोजन प्लाज्मा। ओके, सो इन सिंपल टर्म्स हमें कार्बन को रिप्लेस कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट विद हाइड्रोजन, और इसका फ़ायदा यही होगा कि ये एनर्जी एफिशिएंट रहेगा प्रोसेस और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होंगे यहाँ से। अब इंडिया में
उड़ीसा रीजन में हमें काफ़ी सारा निकल लैटराइट रिजर्व तो मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो है ये रिजर्व, इसमें निकल की क्वांटिटी बहुत कम होती है इस ओर में, जस्ट 0.4 टू 0.9, इसलिए हम लोग काफ़ी हद तक इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं यहाँ पे। सो हियर we might build a greener world through EV, solar panels and high performance magnets while still relying on carbon intensive method to mine and refine the critical metal that make all of it possible। ओके, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम लोग ग्रीन वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन सारा पॉल्यूशन उस स्टेज पे होके आ रहा है। हमने नेट जीरो एमिशन का डेट क्या रखा है, 2070 तक इंडिया नेट जीरो हो जाएगा, and it will also reduce the need to import the high grade ores and maximize the potential of domestic and underutilized mineral assets जैसे कि हमारे उड़ीसा में है। ओके, क्योंकि अभी हम जिन ट्रेडिशनल मेथड से इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें से बहुत ही कम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इस मेथड से करेंगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, तो शायद हम अपने डोमेस्टिक रिजर्व्स को भी यूज़ कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं, ये सब तो फालतू की बातें हैं। हाँ, SEC में सरकार ने ये जो चिप और इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स है इनको लेकर 2 नॉर्म्स चेंज किए हैं। पहला कि आपके पास यहाँ पे अगर आपको यूनिट लगानी है तो आपको कम से कम 50 एकड़ में लगानी होगी, इसको रिड्यूस करके कर दिया है 10 एकड़्स में, तो अब आप थोड़े छोटे लेवल पर भी लगा सकते हो। और दूसरा कि एक्सपोर्ट जोन का मेन गोल ही यही होता था कि आपको पूरा एक्सपोर्ट करना है, लेकिन क्योंकि हमारी खुद की ही चिप्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड है तो यहाँ पे अलाउ किया गया है कि आप इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो या सेल कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसी जो होते हैं ना इनको फॉरेन टेरिटरी समझा जाता है। ये यहाँ पे हमारे जो टैक्स के नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी। और फिर यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करना है आपको वो सीधे बाहर जाना चाहिए, इंडिया में नहीं, लेकिन यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है कि ठीक है, अगर आप अपनी जो भी टैक्स ड्यूटी लगनी है वो पे करके आप चाहो तो डोमेस्टिक मार्केट को भी एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग द मिनिमम प्लॉट साइज फॉर द यूनिट, and second is allowing such semiconductor units to also supply to the rest of India apart from exporting। एक्सपोर्टिंग के अलावा आप इंडिया के अंदर भी बेच सकते हो, क्योंकि ये जो चिप वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, इंपोर्ट डिपेंडेंट, क्योंकि इसके सारे रॉ मटेरियल्स हमें इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं, एंड इन्वॉल्व लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड बिफोर टर्निंग प्रॉफिटेबल। मिनिमम कंटिग्यूस लैंड एरिया ऑफ 10 हेक्टेयर कर दिया गया, मैंने एकड़ बोला था सॉरी, 10 हेक्टेयर कर दिया गया, डाउन फ्रॉम अर्लियर 50 हेक्टेयर। और 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर इस सेक्टर में, और ये आपको याद होने चाहिए दोनों नाम। पहला है माइक्रॉन का, इट विल एस्टैब्लिश ए SEC फैसिलिटी इन सनद गुजरात with an investment of 13,000 crore, this is first one. Second is ECUS will establish SEC in Dharwad, Karnataka with an investment of 100 crore, this is second one। ओके, सो दीज अमेंडमेंट, इनसे क्या फ़ायदा होगा, इट विल बूस्ट दी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्पर ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड क्रिएट हाई स्किल जॉब्स इन दी कंट्री। बस ये 2 चेंजेस किए गए हैं माइनर से, इंटरनेशनल पेज पे ऐसा कुछ काम का नहीं है। और लास्ट में एक छोटा सा है हमारा हिंग, हिंग जो आप अपने घर वगैरह में यूज़ करते हैं ना, एसफेटिडा जो इसको कहा जाता है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें जाननी होगी। पहला कि ये कोई नया नहीं है, ये इंडियन टेक्स्ट में भी हमें इसका मेंशन मिलता है, महाभारत में, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में, और इसमें कहा जाता है एट इस आयुर्वेद ये मानता है दैट इट रिफ्रेश वन सेंसेस इंक्लूडिंग कॉन्शियसनेस। चरक संहिता और सुश्रुता इन लोगों ने भी इसके बारे में बात की है कि इससे एब्डोमिनल पेन में रिलीफ मिलता है, इट डाइजेस्ट दी अनडाइजेस्टेड फूड एंड एनहांस दी टेस्ट। उसी तरीके से एक और बुक है पिपलदा संहिता, और जो पनीनी की बुक लिखी गई है अष्टाध्यायी, उसमें भी ये इसका मेंशन मिलता है। वो हमारे खैर काम का भी नहीं है, हमारे काम का है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये ग्रो होता है, क्योंकि यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में बस इतना ही पूछता है। फर्स्ट थिंग इज़, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको उत्तराखंड हिमाचल वगैरह में मोस्टली ग्रो किया जाता है, हिमालयंस में, तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रो करेगा कोल्ड एंड एरिड एनवायरनमेंट में, और हम लोग अपने यहाँ ज़्यादा ग्रो भी नहीं करते हैं, हम लोग मोस्टली इम्पोर्ट ही करते हैं ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से, ठीक है। सेकेंड इज, ये प्रेफर करता है सैंडी एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल विथ लो मॉइस्चर, एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए अराउंड 200 मिलीमीटर और लेस, यानी कि 20 सेंटीमीटर और लेस। हालांकि ये टॉलरेट कर सकता है अप टू 300 मिलीमीटर, इसलिए इसको इंडियन हिमालयन रीजन में ही ग्रो किया जाता है, वो भी बहुत कम। इसे आइडियल टेम्परेचर चाहिए अराउंड 10 to 20 डिग्री।
लेकिन टॉलरेट तो कर सकता है अप टू 40, लेकिन फिर आपको पता है कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। सो इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है 10 to 20, और करने को तो ये 40 डिग्री मैक्सिमम और -4 तक भी टॉलरेट कर सकता है। इन एक्सट्रीमली ड्राई एंड कोल्ड वेदर इट बिकम डॉर्मेंट टू सर्वाइव। उतनी अच्छी क्वालिटी आपको देगा नहीं। तो हम लोग लाहौल स्पीति वैली, उत्तरकाशी, इन जगहों पर ग्रो करते हैं। हाई एल्टीट्यूड सेमी एरिड रीजन्स इज सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। एक्सेसिव रेनफॉल और हाई सॉइल मॉइस्चर कैन हिंडर इट्स ग्रोथ। तो ये साउथ इंडिया में ग्रो की भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ के सॉइल में मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इज वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ हिंग। इम्पोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं हम मोस्टली इन 3 कंट्रीज से, और हमने इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया था अराउंड 2018 टू प्रमोट द इंडिजिनस कल्टिवेशन ऑफ हिंग। बस इतनी सी बात है, बट हमारे काम का सिर्फ इतना सा था कि ये किस कंडीशन में थ्राइव कर सकता है। प्रीलिम्स में इतना ही पूछा जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।